बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार तहरीक इंसाफ भंवर में फंस चुकी है। मुश्किलात हैं कि मुसलसल बढ़ रही हैं। सियासी परिंदों का PTI छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी मुतअद्दिद रहनुमाओं ने PTI को खुदाफिज कह दिया है। नए नए धड़े बन रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में तब्दील हो रहा है तो किसी ने डेमोक्रेट्स के नाम से अपना नया सियासी धड़ा बना लिया है। गिरफ्तारियाँ थमने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों की जानिब से होशरुबा इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ PTI रहनुमाओं को अदालती रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। PTI रहनुमा परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को हुकूमत की जानिब से एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था और करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मगर 2 मुकदमात में अदालतों ने उन्हें रिहा कर दिया। जबकि इसके अलावा केस में अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नाज़रीन, नाकिस प्रोसिक्यूशन और ठोस शवाहिद ना होने पर यास्मीन राशिद को भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाक़यात से बेगुनाह करार दिया और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। मगर अदालती रिलीफ पर हुकूमत शदीद गुस्से में नज़र आ रही है। पंजाब पुलिस ने यास्मीन राशिद का फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है और ये दावा किया है कि उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित हो गई है। जबकि एंटी करप्शन ने भी परवेज़ इलाही के अदालती फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये होगा कि परवेज़ इलाही और यास्मीन राशिद को अदालती रिलीफ हुकूमत इतनी परेशान क्यों है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, अब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुकूमत परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे रही थी। निगरान हुकूमत आमिर मीर साहब का भी बयान रिकॉर्ड पर है। यास्मीन राशिद को भी 9 मई के हमले का मरकज़ी किरदार कहा जा रहा था, मगर ठोस शवाहिद ना होने पर दोनों रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिला है। अब ये रिलीफ तो अदालत से मिला है, ठोस शवाहिद ना होने की बिना पर, तो ऐसा हुकूमत का पारा क्यों हाई दिखा रहा है? गवर्नमेंट परेशान क्यों नज़र आ रही है? देखिए, एक तो बात सिंपल है। जब आप बहुत जल्दी में चीज़ें करेंगे तो ज़ाहिर है उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। आप उनको FIR में शरीक मुल्ज़िम लिख रहे हैं और वैसे आप दावे करते हैं जी वो मरकज़ी मुल्ज़िम है, तो उसके बाद अदालत क्या करेगी? हाँ, ये ज़रूर है कि आपको गुस्सा ये है कि चूँकि हमने कह दिया, अगरचे FIR में नहीं है, लेकिन चूँकि हम कह रहे हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, लिहाजा अदालत को मान लेना चाहिए। वो जज कौन होते हैं जनाब? उनको वहाँ से उनको बरी करने वाले या कहने वाले इसमें मुलविस नहीं थी। इस तरह का ही रवैया इस वक्त मुझे समझ में आ रही। जैसी IG साहब ने कल जो धुआंधार मीडिया टॉक की। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का भी मामला आप देख लें, वो आपके सामने है। एक में हो जाती है और उसके बाद वो फिर आप कहते हैं कि जी इस जज का वो चूँकि PTI के साथ कोई ताल्लुक़ है इसलिए दे दी। दूसरे में भी हो जाती है। वो तो मैंने गुजरांवाला वाली तो खुद देखी थी FIR, वो बड़ी मज़ाक़ा खेज थी, वो चेंज कर ली हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद चूँकि ये तय किया हुआ है कि हमने परवेज़ इलाही साहब को नहीं छोड़ना, उनको हमने रखना है। और वो फिर जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो PTI नहीं छोड़ रहा, और PTI के कारकुनों को भी कह रहे हैं कि खड़े रहें, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी वो ज़मान पाक वाले कहा करते थे, आपको याद है ना, कि घबराना नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब भी वही बात कर रहे हैं। अब वो जो भर्तियों के मामले में उन पे अब केस बनाया गया है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, एक वो जो इस तरह से होती हैं कंपनीज कि उनके तहत टेस्ट लिया जाता है, और बाकी ठीक है, वो हर जगह चलता है यार, कहाँ नहीं चलता। सिफारशी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हुए, हमारे सामने भर्ती हुए थे। वो बड़े लोगों के बड़े जो बच्चे थे वो बाकी सब कुछ पीछे छोड़ के बहुत आगे पहुंच गए। तो ये तो चलन है हमारा इसमें हर। अच्छा, उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है, वो जो FIR काटी गई है कि वो बच्चे जो भर्ती हुए थे उनको भी मुल्जिम करार दे दिया गया। यार, अगर मैं जिम्मेदार हूं, मैं किसी बच्चों को भर्ती कर रहा हूं, तो भर्ती होने वाले बच्चे का क्या कसूर है? एक और दिलचस्प आपको चीज उसमें बता दूं कि एक बच्चे ने 1 साल पहले अप्लाई किया, टेस्ट दिया, उसके मार्क्स कम आए, वो भर्ती नहीं हो सका। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जब भी वो मुलाजमतें आई, उसने फिर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब वो मार्क्स उसके लिख के कि ये मार्क्स उसके कम थे, बढ़ाए गए हैं। इस तरह नहीं हुआ। वो जब मार्क्स उसके पूरे नहीं थे, उसको भर्ती नहीं किया गया। दैट मीन्स कि उसने मेहनत की,
इसमें तो क्लियर कट आपका केस ही सारा खत्म हो जाता है। सिर्फ एक मैं उसमें वो बात कर रहा हूं जो मैंने चीजें पढ़ी हैं कि जी आपके 39 मार्क्स थे और 39 से बढ़ा के पता नहीं आपने 66 या कितने कर लिए, तो वो मार्क्स उससे पहले के टेस्ट थे। इसका मतलब है कि प्योरली वो बच्चा तो मेरिट पे हो गया। बिल्कुल। अब मतलब आपने मुल्जिम उनको किस हिसाब में लिखा, चीजें देखें समझ आ रही हैं कि जो ड्राई क्लीन हो जाता है कहता है जी बस हमने छोड़ दी, सही है, वो खत्म। बाहर भी आ जाता है और उनके रिश्तेदारों को भी उसमें से निकाल दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी अदाओं पे गौर करने की जरूरत है हुकूमत को। ये देखना चाहिए होमवर्क करके पूरा जब आप एफआईआर बना रहे हैं तो एक एक चीज का ख्याल रख के करें, वरना इस तरह होता रहेगा तो फिर आप इस तरह करें जज फारिग करना शुरू कर दें। जो भी जमानतें दे रहे हैं या जो ये बात कर रहे हैं वो आपके नजदीक हर वो जज जो इनमें से किसी की जमानत देता है या इनको बरी करने का कह देता है वो पीटीआई का कारकुन है या रुकन है, तो फिर उनसे भी मीडिया टॉक कराना शुरू कर दें। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत बुखलाहट का शिकार आपको भी नज़र आती है? और ख़ास तौर पर अगर ये जिस तरह मैं दो शख्सियात का जिक्र कर रही हूँ इनके केसेस को सामने रखते हुए, क्योंकि बाद में तो कहा गया यास्मीन राशिद साहिबा के भी हवाले से कि उनकी जो ऑडियो वीडियोस मैसेजेस हैं वो भी हैं, तो ये ज़ाहिर ठोस शवाहिद पेश तो कर नहीं सके और उसके बाद फिर ये जो बुखलाहट और परेशानी बनती नहीं है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं गवर्नमेंट के इस रवैये को, क्योंकि पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है? ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि क्या ये सब काम केयरटेकर गवर्नमेंट का है? केयरटेकर गवर्नमेंट इज देयर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, सब पार्टियों को बैलेंस करके और उनका काम इलेक्शन कराना। दे आर मोर देन एक्टिव देन अ नॉर्मल पंजाब गवर्नमेंट, नंबर एक। नंबर टू, जो यास्मीन राशिद हैं वो 2 ईयर्स 75 ईयर्स लेडी, आप उनसे क्या निकालना चाहते हैं मुझे बताएं। ये अगर आपको पता था कि कोर्ट अक्सर अब आजकल क्योंकि एविडेंस कम है वो उसी वक्त डिस्चार्ज के एक्सेप्ट करते हैं, तो आप प्रॉपर एविडेंस लेके जाएं। जो ये आईजी साहब जहाँ बैठ के जहाँ इतनी एफर्ट कर रहे थे तो ये डिटेल दे देते ना जी कि देखिए इनकी इतनी कॉल्स हैं, ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो जिसमें अंदर ना उसके गई हुई या नहीं गई हुई हैं, ये ऐसे कर रही हैं, देन ताकि वो डिस्चार्ज ना करे केस को और वो कहे ठीक है जी आइदर ही गिव्स रिमांड और इसे रोक जेल कस्टडी कर दी। Is that been given the lack of evidence? Same hold good for Parvez लाई। आप बताएं चीफ मिनिस्टर के इससे क्या ताल्लुक है भर्तियों से? मेन होता है सेक्रेटरी या जो एग्जामिनेशन के लिए एक टीम बनती है, बोर्ड बनता है जिसने ये सबको भर्ती करनी है, ये उनको पकड़े हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर शायद फाइनली इसको अप्रूव किया होगा, बट देन थिंग्स कम फ्रॉम डाउन फ्रॉम हियर। अब ये चीजें देखने की है। सेकंड ये कि आईजी पुलिस से ये सिर्फ मैं हमेशा सवाल करता हूँ, भाई आपने 9 तारीख को उन्होंने अरेस्ट होना था, 2 तारीख के वो अरेस्ट वारंट निकले हुए थे, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए थे? डिडंट यू नो कि व्हाट इज सेंसिटिव एरियाज? आप उसके रिस्पॉन्सिबल थे। आप बड़े अकड़ के बोल रहे हैं ये हो गया वो गया, तो तुमने ये पकड़ना था ना पहले, ये नहीं होना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, लाइफ सिक्योरिटी लोगों की आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कुछ किया? आपने इस्तेमाल दिलाया क्योंकि ये सूट करता था फेडरल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को, तो ये इनसे भी सवाल करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बन गए हैं। द मोर दे आर डूइंग, द मोर दे आर डैमेजिंग पीडीएम एंड पीएमएलएन एंड द मोर दे आर दिस व्हाट इज माय असेसमेंट। ये रोजाना के हिसाब से ये अपने आप को और डाउन कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड किसी और के फेवर में जा रहा है। ये इतने नाअहल और नाअक्ल हैं। सही, मतलब ज़्यादा आपके मुताबिक भी अपनी नाहली और वो जो एक बुखलाहट की वजह से अपने लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। और पीडीएम की अगर बात करें तो ख़ासतौर पर नून लीग के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। जी सबसे ज़्यादा। जी आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब चैलेंज करने का ऐलान किया है तो वही बात है, उस वक्त क्यों ना रोका? एक ये भी सवाल जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं। और फिर आप प्रोसिक्यूशन मजबूत होना चाहिए, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो वो मौके पर पेश करने चाहिए ताकि बाद में आप अदालतों पर उंगली ना उठा सकें, क्योंकि जब हम सिस्टम को पर सवालिया निशान पैदा करते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही बात ख़त्म हो जाती है। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में हुकूमत परेशान है, बुखलाहट का शिकार है, इसलिए इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? मुझे तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, कोई बुखलाहट नज़र नहीं आ रही। जिनको नज़र आ रही है वो करते रहें, कहते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अयाज साहब और ब्रिगेडियर साहब ने बातें की
ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जी सेक्रेटरी को पकड़ें, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर सैफुल्लाह, जान जमाली, ये मैंने अभी अभी नाम लिखे हैं, इन सबको किन केसों में पकड़ा था आपको पता है? भर्तियों में। ब्रिगेडियर साहब नैब में रहे हैं, पूछ लें इनके अपने हाथ से कितने लोगों के केस बने होंगे, उनमें सेक्रेटरियों को बाद में पकड़ा जाता है। एक मिनट सर, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि इस पाकिस्तान में काम कैसे होता रहा है। आप पाकिस्तान की मिसालें दे रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि आजकल डिस्चार्ज करने का सूरत हाल है, पहले पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था, आजकल फौरन डिस्चार्ज कर देते हैं। यही सिचुएशन है ना। एक वो सिचुएशन है कि जहां पे 3-3 साल अनवर सैफुल्लाह, यूसुफ रज़ा गिलानी इन भर्तियों में अंदर रहे हैं, आपको पता है ना, जान जमाली के केस बना रहा, भागता रहा। ये सारे के सारा मलबा पॉलिटिकल आदमी पे गिरता है। वो लिख देते हैं कि मुझे इसने ऑर्डर दिया था, मैंने फाइनल अप्रूवल इससे ली थी, एंड दैट्स ऑल, चाहे कोई है या नहीं है। ये सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी था जिसने कतर वाले केस में कहा आप वादा माफ गवाह बन जाएं, अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं खुद निपटूंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये केस करें। आज उसी कतर की लिहाज पे खड़े हैं आप, जहां पॉलिटिकल विल होती है, लोग खड़े होते हैं क्योंकि पाकिस्तान को बचाना था। कि अगर वरना ये रोशनियों का कोई हमारे यहाँ इम्कान ही नहीं था, जो पीपल्स पार्टी उस वक्त छोड़ के गई थी, और वो भी मजा था। ठीक है, उन्होंने पैसे कमीशन होगा, जो भी बात होगी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के स्टे ने LNG पाकिस्तान में आने नहीं दी थी। ये अदलिया का ही है। आज जज साहब ने एक ने कह दिया रिमार्क्स नहीं देने, अब उनके रिमार्क्स थे जुमे वाले दिन बड़े शानदार, DG रेंजर्स को बुलाओ, फलां को बुलाओ, ठीक है जी मैं ये करूंगा। आज उन्होंने कहा रिमार्क्स नहीं देने, सिर्फ फैसला देना। हमने कहा जी ठीक है, हमने नहीं रिमार्क्स दिए कि वहां पे कर्नल साहब को उन्होंने कैसे मुखातिब किया, नहीं किया। मतलब हम अब क्या कर सकते हैं? हम तो अदलिया को ही देखेंगे, अदलिया की मर्जी है ना जी, वो शेर बकरी जो मर्जी अंडे दे, बच्चे बनाए। अब इशू ये है कि यास्मीन राशिद आपको और हमें सबको वीडियो में नजर आ रही हैं, वो चाहे 70 साल की हैं या 75 साल की हैं, वो लोगों को अंगेख्त कर रही हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं, इकट्ठे होकर चलना है, उनके साथ एक खातून रहनुमा जो इन्फ्लुएंसर है, सब कुछ है, वो कह रही हैं। आप और मैं सिर्फ इसलिए कह दें कि जी अदालत ने ये कह दिया तो सब चीजें, जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस को मद्देनजर ना रखें हम कि वहां सैंक्टिटी थी, वो इनको टांगे ना टांगे। लोग कैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, सवाल ये वाला है। इनको इकट्ठा किसने किया कि मियां वाली भी बेस पे जाना है, हमने वहां पे लाहौर में जाना है, हमने ISI के दफ्तर पे फैसलाबाद जाना है, कहां किस तरह पहले से प्लान था। वो जो ऑडियो चल रही है, सब ये अदालत में क्यों मुराद सईद नहीं, ये तो बड़े ठोस शवाहिद हैं, ये जो मतलब आप कह रहे हैं, और ये अदालत में उन्होंने कह दिया कि जब मैंने आपके सारों के सवाल सुने, मैं आपको सारी बातों का जवाब देता हूं कि आपने हैरान परेशान गवर्नमेंट का कहा, सब कुछ कहा कि अदालत को क्यों नहीं पेश किया। भाई वो IG ने यही तो कहा है कि हम जो वीडियो और फोरेंसिक की बात कर रहे हैं, हम जो रिमांड मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। और चौधरी परवेज इलाही पे मैंने पहले दिन एक लफ्ज कहा था, आप भर्तियों पे चले जाएं, आप करप्शन पे चले जाएं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनको सजा डिच करने की हो रही है, और आपको पता है कि फिर ये कहां उन्होंने वादे किसको किए थे, तो डिच कौन हुआ था, और ये सारा सिस्टम कौन चला रहा है, ये ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, एयाज साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि निगरान हुकूमतें इस तरह की करती है। ब्रिगेडियर साहब खुद आई थिंक वजीर रहे हैं एक निगरान दौरे हुकूमत में सिंध के अंदर, इनको पता है कि कब किसने कैसे काम करना होता है, कि वहां वो जरूरत के तहत काम लिया जाता है। हो गए फिर 14 मई को इलेक्शन, फिर करा लेते आइन और कानून, जब आपने KP में ढूंढा ही नहीं। आज फैसला आया ना 5 मई वाला, आज 5 जून को कि जी इत्तेफाक राय देखा जाए, किया जाए, तो क्यों नहीं फैसले करते? हम तो चाहते हैं आइन और कानून पे, लेकिन हम वो बात करते हैं कि सामने के हकाइक क्या हैं, कुव्वत नाफजा क्या कह रही है और कौन कैसे फैसले करेगा। करा लें जी, हम तो कब कहते हैं आप इलेक्शन रोकें, बिल्कुल फौरन कराएं, तारीख को पीछे ले जाएं, 14 मई से भी पीछे ले जाएं और इलेक्शन करा लें। हम मना करेंगे? हमने तो जाके वोट ही डालना है ना। अगर मेरा इस्लामाबाद में वोट होगा और मुझे टाइम मिलेगा, मैं जाके डाल दूंगा। नेटिव टाउन में होगा तो नहीं डालूंगा, ये भी नहीं टाइम बनता। असल इशू ये है कि हमें हकायक को समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, उसके बाद हम जो मर्जी तबसरा करें। चले ठीक है, अब मैं अपना सवाल थोड़ा चेंज करती हूँ क्योंकि मैंने हैरान, आप तो समझ लेना यार, आप ऐसे चेंज कर रही हैं। नहीं सर, मेरे सवाल तो मैंने क्योंकि हैरान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अपने सवाल में। तो अच्छा, मजे की दिलचस्प बात बता दूं, वो जो सेक्रेटरी असेंबली पकड़ा है ना, वो उस वक्त सेक्रेटरी था ही नहीं। क्या कमाल मतलब मार के हो रहे हैं ना। उस वक्त तो मोहम्मद खान भट्टी था वहां। फैसल साहब, ये हुकूमत हैरान और परेशान क्यों है? मतलब अपने ठोस शवाहिद इनके हाथ में था, पेश करते। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आमिर साहब की बात से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमने भी देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन बात तो अदालतें तो सबूत देखती है ना। फिर वहाँ पे ख़ास तौर पे मैं यास्मीन राशिद साहिबा को कोट कर रही हूँ, तो वो सबूत तो फिर उन्हें साबित करना पड़ता है ना, तो वो तो ज़ाहिर है उस तरह से हुआ नहीं। तो आमिर फैसल साहब, आपको भी लगता है हुकूमत हैरान और परेशान है, इसीलिए इस तरह के फैसले हो रहे हैं?
اب میں نے حیران لفظ استعمال کیا عامر صاحب کی خواہش پہ. میری خواہش نہیں ہے, آپ کا سوال تھا کہ بکلا گئی ہے گورنمنٹ. میرے سوال آپ میں نے کہا بکلا گئی ہے میرے اور سوال 3 میں دفعہ حیران دہرایا, ہے. اس لیے میں نے کہا. جی فیصل صاحب. خالی بکلانے کا پریشان لفظ یوز کیا, آپ ریکارڈنگ نکال لیں. ہاں بوکھلاہٹ, اور میں نے حیران اور پریشان تو ایک بہت ہی, اور نہیں آپ کہیں گے ردیف حکومت کافی اتنی وہ ڈاؤن ہے, مطمئن اور بکلاہٹ confident بڑا کیوں لفظ نظر ہے, آ رہی حیران پریشان سے بڑا ہے. آپ جی، کہیں کہ فیصل- حکومت اتنی کانفیڈنٹ اور مطمئن کیوں نظر آ رہی ہے, آپ چلیں. اس طرح سے اس کو فریم کریں. ٹھیک ہے فیصل صاحب. اصل میں دیکھیں, حیران اور پریشان تو ہے نا پورا ملک ہے, کوئی حکومت نہیں ہے. سب پریشان ہیں, سب حیران ہیں. کوئی ایسا ہے اس ملک میں جو حیران بھی نہ ہو, پریشان بھی نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی ادھر 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا آدمی ہے جس نے یاسمین راشد کی آڈیو نہ سنی ہو؟ میرے خیال میں شاید نہ ہو سکتا ہے کوئی ہو جس نے نہ سنی ہو. تو اس میں یاسمین راشد صاحبہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب ثبوت کو ثابت کرنا اور وہ ثبوت کا ثابت ہو جانا یہ ہمارا آپ کا کام تو نہیں ہے. عدالت میں اگر وہ ثابت نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے عدالت نے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہوگا, ہم نے اور کیا بولنا ہے اس کے علاوہ. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ابھی یہ تو طے کر لینا, اس 9 مئی کے ہونے میں اور نہ ہونے میں بھی ہے نا یہ 2 رائے پائی جاتی ہے اس ملک کے اندر. ابھی جب یہی طے نہیں کر پا رہے ہم کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اگر میں 9 مئی کو اپنے اینگل سے دیکھوں, فلاں آدمی اپنے اینگل سے دیکھے, آپ اپنے اینگل سے دیکھیں, ایاز صاحب اپنے اینگل سے دیکھیں, عامر صاحب اپنے اینگل سے دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی آنکھوں کا ایشو ہے. مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ ہم سب کی آنکھوں پہ نا تعصب کی پٹی پڑی ہوئی ہے. ہم کوئی انسان جو ہے نا اپنی ذات میں جو ہے نا وہ سچ بولنے کو تیار نہیں. ہم اپنی مرضی کا سچ بولنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سچ بھی چھپاتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ اس قوم کا ایک اجتماعی المیہ ہے, یہ قوم کا ایک اجتماعی ایشو ہے. جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں, اس کو بھی ہم اپنی اینک سے دیکھتے ہیں, جو اینک ہماری آنکھیں اس کو کیا دکھا رہی ہیں. یہ اس ملک کے جو اصل ایشوز ہیں. اس لیے ہم جو ہے اس معاملات پہ بھی جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم ایک نہیں ہو پاتے. اس پہ بھی ہم جہاں قوم کے مجموعی مفاد کا معاملہ ہو, جہاں اجتماعی مفاد کا معاملہ ہو نا, وہاں بھی ہم ایک سوچ نہیں. کہیں ہمارا خوف ہوتا ہے, کہیں ہمارے سامنے جبر ہوتا ہے, کہیں ہمارے سامنے اپنے اندر کا تعصب ہوتا ہے. ہر موقع پہ صورتحال مختلف ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم خوف کے مارے سچ نہیں بولتے, بہت سی جگہوں پہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے سچ نہیں بولتے, بہت سے معاملات پہ ہمارا تعصب ہمیں سچ نہیں بولنے دیتا. یہ ہے اس قوم کے ایشو. ہم ہر معاملے کو جو ہے نا وہ اپنی سوچ کے تابع ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں. جب اس قوم میں اس بات پہ وہ نہیں ہے کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, تو پھر تو یاسمین راشد کو کوئی بے گناہ سمجھے گا, کوئی گناہگار سمجھے گا. یاسمین راشد تو پھر کوئی اس معاملے کا ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ لیڈروں کی پریس کانفرنس کر کے ان کو صرف پریس کانفرنس کی بنیاد پہ بے گناہ قرار دیں گے اور کارکنوں کو فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو پھر لوگ سوال بھی اٹھائیں گے. ٹھیک, ایسا نہ کریں. جو لوگ سب کے سامنے سب کے ساتھ آپ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی رویہ اختیار کیا جائے. اگر ان کی جو پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ تھی اس کے اگر کارکنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, اگر ان کو فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی لیڈرشپ کو بھی لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ کہ وہ غریب کا بچہ ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کو تو آپ فوجی عدالت میں لے جائیں. یہاں بھی ہماری تعصب اور باقی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں جو مرکزی لیڈرشپ ہو اس کو یا تو پریس کانفرنس کی بنیاد پر یا عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پر, جو جن کی آڈیو موجود ہے, جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے 9 مئی کو جہاں پہ جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا وہاں ان کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہدایت دیتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو آپ ضمانت دیں گے, لوگ تو سوال اٹھائیں گے. جہاں لیکن سوالات بھی یہاں لوگ اپنی مرضی کے اٹھائیں گے. بس دعا کریں بات سوال اٹھانے تک آپ کریں گی. جو دیکھیں جی 9 مئی کا واقعہ جیسے جو دعا ہے نے مرضی کا سوال بنا لیا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب یہ لیبرٹی میں اکٹھی عامر صاحب آپ پہ بہت اٹیک کر رہے ہیں. جب لیبرٹی میں اکٹھی عامر صاحب اپنی مرضی کا جواب دیتے ہیں, میں ان کو موقع دیتی ہوں, وہ چاہے جتنا بولے, میں چاہتی ہوں ان کی بات مکمل ہو. میری مرضی کا سوال جو ہے نا وہ یہی آپ غلطی کر جاتی ہیں, یہی غلطی کر جاتی ہیں. وہی طبقہ اشرافیہ فیصل صاحب, ان کی بات سنی جاتی ہے. الیاس صاحب دیکھیں جی 9 مئی کا واقعہ جو ہے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
اگر آپ نے احتجاج کرنا تھا تو بڑے یعنی کرتے لبرٹی جا کے جس طرح پہلے کرتے تھے اس طرح کرنا چاہیے تھا. اب لبرٹی میں یہ احتجاج کرنے گئے ادھر سے لبرٹی سے جو کینٹ کی جانب موو ہوئے ہیں تو سارے لیڈر ان کے ساتھ ہی تھے اس وقت جو ان کو لے کے جا رہے تھے. روک سکتے تھے رستے میں جا کے کہیں بھی روک سکتے تھے لیکن کسی نے نہیں روکا بلکہ ساتھ ہی یہ جا رہے تھے. ادھر سارے موجود تھے. ان کے فرینسک جو آوازیں جو ٹیسٹ وغیرہ جو آئی ہیں اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ انہی کی آواز تھی اور ادھر موجود تھے. تو اس میں پھر وہ اگر عدالت میں اگر یہ ثابت نہیں کر سکے, پہلے بھی ایک انہوں نے گورنمنٹ کی جانب سے ایک سیکرٹری پروسیکیوشن تھے ان کو فارغ کیا ہے, ان کو تبدیل کیا, اب دوبارہ نئے سیکرٹری لگائیں, اب بھی اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ان کی گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سک رہے کہ یہ پھر تو اس طرح ہی ہے. پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, عدالت کے سامنے جو لے کے آئیں گے شواہد اس کے مطابق ہی کرنا ہے. ابھی تو دیکھیے گا ابھی تو اور سلسلہ چل رہا ہے. ابھی تو جے آئی ٹیز ہیں جو بنی 40 کے قریب, وہ جے آئی ٹیز کی ابھی رپورٹس آئیں گی, اس کے مطابق بھی ابھی کارروائی سٹارٹ ہوگی. ان کے مطابق جو جے آئی ٹیز ریکمینڈ کریں گی ان پر مقدمات اور کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے. ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, دیکھیں پروسیکیوشن وغیرہ کا کیا کام ہے آگے. اس طرح یہ جو ساری جو معاملات ہیں اس کے بارے میں جو ہیں ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں, اگر ایویڈنس موجود ہیں تو اس کو عدالت میں لے کے جائیں. ادھر جا کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں تو ادھر بھی جا کے بتائیں نا کہ کیا ہے کس طرح. جب تک اپنے بتائیں گے نہیں کہ شواہد ہیں حقائق کو نہیں بتائیں گے تو اس طرح یہ مسئلہ چلتا رہے گا. ان کو بھی گورنمنٹ کو بھی چاہیے. اور ادھر سے بھی جو تھا معاملات جب یہ ادھر احتجاج کرتے ہوئے گئے ہیں تو اس کے لیے یہ تھوڑی سا فاصلہ نہیں ہے, یہ بڑا ایک لمبا چوڑا فاصلہ تھا, اس میں روکا جا سکتا تھا. پولیس کو بھی چاہیے تھا, پولیس اگر روکتی تو رک جاتی. تھوڑا معاملات اگر ہرڈل اگر آگے لے کے آتے تو تھوڑے مسئلے کو روکا جا سکتا تھا. لیکن پولیس اپنی جانب وزیر داخلہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے انہیں دیا. پولیس نے اس ٹائم کچھ نہیں کیا. اگر سر اس ٹائم یہ اگر کیا جاتا روکا جاتا, وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر داخلہ سی ایم اس کے بارے میں خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی فائر نہیں کرے گا. اگر فائر کرتے تو اس وقت اور سچویشن ہوتی. اس ٹائم ان کے اگر بندوں کو کارکن زخمی ہو جاتے یا مارے جاتے تو اس میں اور مسئلہ پیدا ہو جانا تھا. تو اس وقت روکا نہیں گیا کارکنوں کو. اگر کارکنوں کو روکا جاتا یا اگر ہارڈل کریٹ رکھ دی جاتی تو پھر تھوڑا مسئلہ اور ہوتا. اتنی دور ہوگا آگے جانے نہیں دیا جاتا. یہ ساری صورتحال ہے. اس کے بارے میں جو ہے ایک انکوائری کروانی چاہیے. انکوائری کو لمبے اس طرح نہیں نپٹانا چاہیے. اس انکوائری ایک گورنمنٹ کو کروانی چاہیے. اب جے آئی ٹی بنائی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹس آنی چاہیے نا کہ جو حقائق کیا ہیں اس ساری صورتحال کو سامنے لے کے آتے. بتا کے یہ اینڈ کرنا ہے اس سیگمنٹ کا کہ حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے یا نہیں. بکلاہٹ کا شکار ہو یا نہ ہو لیکن سب لوگ پورا پاکستان اس وقت بکلاہٹ کا شکار. اگر 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے اثرات اب دیکھ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی میں لائن لیتی ہوں. پورا پاکستان بکلاہٹ کا شکار ہے. عوام جو فیصل صاحب نے کہا حیران و پریشان ہے. عامر صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, بریگیڈیئر صاحب ایاز صاحب کی بھی بات سنی. بریک لینی ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. ہم سوال یہ رکھیں گے, الیکشن سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کی پنجاب میں سیاسی گریڈ گیم, الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی اور بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے کی پیش گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے اتنی پر امید کیوں ہے, یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, فی الحال انتخابات کی کوئی اناؤنسمنٹ تو اس طرح سے نہیں ہوئی ہے, مگر الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے اور میدان پنجاب میں لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پنجاب میں مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف علی زرداری جنہیں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور سرگرم نظر آ رہے ہیں, اور آئندہ الیکشن کے لیے نون لیگ اور قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوششوں میں بھی بزی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی میں اہم شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور یہ دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے بڑی تعداد میں الیکٹیبل سے پیپلز پارٹی کو وہ جوائن کریں گے, اور وہ دوبارہ ایک قومی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, بننے جا رہی ہے. 21 جون کو پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کے سالگرہ کے موقع پر لاہور میں ایک بڑا پاور شو بھی کرنے جا رہی ہے, جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے آئندہ الیکشن میں کامیابی کے بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے ہیں. قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی واضح تبدیلی کے ساتھ نظر آئے گی اور الیکشن جیتے گی. جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی ایک پیش گوئی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ملک کے اگلے پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. الیاس صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ آپ پنجاب کی سیاست پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. تو الیاس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے
पंजाब में क्या होने जा रहा है, और ख़ासतौर पर जब जरदारी साहब दावा कर रहे हैं कि वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को इन करना चाहते हैं फुल फ्लैज। राना सना ने भी उसका रिएक्शन दिया आपके सामने, वो कहते हैं कि ये उनका हक है, करें, वो सिंध में कर लेंगे। और जरदारी साहब ये भी कह चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या सियासी खिचड़ी इस वक्त पकड़ी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए इतनी पुरुमीद क्यों है? क्योंकि पहले तो उनका पंजाब की अगर बात करें कोई ख़ास वोट बैंक नहीं है, तो अब क्या ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक होगा? देखिए जी, जरदारी साहब आज से नहीं मुतहरक, पहले भी आए हैं, उन्होंने जनूबी पंजाब का दौरा किया, बिलावल ने दौरा किया। अब वो ज़ाहिर है जब इन्हें 127 में भी ये इलेक्शन लड़े उसमें बड़े मुतहरक नज़र आए। ज़ाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में अपना जो खोया हुआ मुकाम, उसके लिए जरदारी साहब आज से नहीं बड़ी देर से वर्किंग कर रहे थे, और उनको वर्किंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो देख रहे हैं। आप देखें जनूबी पंजाब से उस दिन 25 बंदे अपने साथ लेके आए, वो उन्होंने आके शमूलियत अख्तियार की और रोज़ाना कोई ना कोई मुलाकातें कर रहे हैं बिलावल हाउस में लाहौर में, और ये बड़ी यानी कि तेज़ी से इसके बारे में और एक जलसा भी करने लगे। वो ये है कि उनको पता है कि इस वक्त पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो पहले के पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहा जाता था, कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो था वो पीटीआई में कन्वर्ट हो गया था। अब जाहिर है उनको यकीन है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो दोबारा पीपल्स पार्टी को आएगा, और नून लीग का जो नाराज़ अरकान है वो भी उन्हीं की तरफ आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो वर्किंग की है बड़ी प्लानिंग के तहत आ रहे हैं, और इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें कर रहे हैं। और जो धड़े बन रहे हैं जिनके बारे में कहा रहा है, डेमोक्रेटिक एक है जिसमें हाशिम डोगर साहब हैं जो दूसरे भी मुलाकात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब अपना एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं। जाहिर है ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे पीटीआईज़ में, ये एक आपस में नून लीग को और पीटीआई को डैमेज करेंगे। तो इस मौके पर जो पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में एक कामयाबी हासिल करने के लिए देख रही हैं। और जरदारी साहब ने वैसे नहीं कहा था कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होंगे। तो इस सिलसिले में जो भी अभी काम हो रहा है, देखें जनूबी पंजाब में उन्होंने अपने वर्किंग शुरू कर दिया, जो लाहौर में भी एक बड़ी वर्किंग की है, अपने साथ मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, ना सिर्फ वो उनसे कर रहे हैं बल्कि जो खुफिया मुलाकातें उनकी जो हो रही हैं, जो पार्टी हैं नून लीग के लोगों से भी और पीटीआई के लोगों से भी हो रहे हैं। अभी जाहिर है उनसे सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं और राब्ते करके जो सामने आ रहे हैं इस वक्त वो सामने उनके साथ बातचीत करके ले रहे हैं, और वर्करों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो जाहिर है ये आने वाले वक्तों में ये जो पीपल्स पार्टी उसने अपने आप को पीडीएम का हिस्सा नहीं बनाया था, इसलिए जाहिर है तो वो अपना चाहते हैं कि वो अपना वोट बैंक जो उन्होंने खोया था पंजाब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, उसको वापस लेके आने के लिए भरपूर तरीके से उन्होंने कोशिश की है। और उनको ये देखें जो मुलाकातें और जो शमूलियत हो रही है, जिस तरह भी लोगों से किया, बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं अभी कि वो आने वाले वक्तों में वो आके ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या जाहिर है जलसा करेंगे तो लोगों को मुतहरक करेंगे। तो जाहिर है जब दौरे शुरू होंगे तो इसमें जो पुरानी वर्किंग और जो नई वर्किंग है जिसके बारे में उन्होंने सर्वे भी किया था, और सर्वे करके बाद ये देखिएगा आइंदा चंद दिनों में वो जो बड़े लोग शामिल होंगे तो उससे तब्दीली का आने का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी अपनी खोई साख पंजाब में दोबारा सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी अपनी खोई साख को बहाल कर पाएगी, और ये जो बड़े बड़े दावे करें पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि नज़र आएगा इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी, और ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में पेश गोई हुई है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी एक बार फिर कौमी जमात बनने जा रही है? देखें दुआ, मैं आपको छोटा सा एनालिसिस बताता हूँ। सारा मलबा जो है ना इस 1-1.5 साल की जो हुकूमत की नाकामी है वो सारा का सारा PMLN पर है। इसलिए मिनिस्टर उनके और फाइनेंस मिनिस्टर उनके, जरदारी साहब ने बड़े अच्छे कार्ड खेल के फॉरेन मिनिस्टर लगाए, अपना काम वो करते गए, और वो 1-1.5 साल में यही करते रहे कि इलेक्शन जल्दी नहीं होने चाहिए, टाइम पर होने चाहिए, बिकॉज ही वांटेड टू गेन टाइम, एंड टुडे ही लुक सक्सेसफुल। सेकंड ये है कि देखें उनके पास सिंध भी पूरा पड़ा हुआ है, टोटल सिंध उनके पास है। बलोचिस्तान में ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कर चुके हैं, सबको शामिल कर चुके हैं। उसके बाद सदरन पंजाब उनके पास है, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं और और लोग ज्वाइन करेंगे। फिर KPK में भी उनके पास वोट बैंक है। तो इट हैज़ बिकम अ नेशनल पार्टी। जो पहले रीजनल पार्टी 2 थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, और PTI जो थी वो एक नेशनल पार्टी बन गई। ये मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी जितनी नेशनल पार्टीज होंगी उतना ही आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत होगी। द मोर रीजनल पार्टी द वीक फेडरल गवर्नमेंट। अब इसके बाद अब पंजाब की बात करें, सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब रह गया सिर्फ PMLN के लिए। इसके अंदर कितनी पार्टीज हैं देखें, PMLQ,
डेमोक्रेटिक PTI, उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी एंड PMLN. पीपल्स पार्टी हैज़ नाउ एस्टैब्लिश देयर. PTI के जितने लोग निकलेंगे ना, वोट बैंक उनका जो वापस आया था वापस जाले वापस आ रहे होंगे. सो ही इज़ अ बिग थ्रेट. ही इज़ गोइंग टू बी, मेरे हिसाब से PMLN के लिए पंजाब में सेंटर में आना बड़ा मुश्किल होगा. इट माइट बी हंग पार्टी रूल्ड बाय PMLN. ओके, बाकी पार्टी जो है नेशनल पार्टी में, मुझे तो सर जब अल्टीमेटली होगी तो कोलेशन में PML क्यों भी आ जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ. इज ऑलरेडी मेट चौधरी शुजात. ठीक, उसके बाद इनके पास दूसरी पार्टी पीपल, ये MQ भी कराची में आ जाएगी. सो ही स्टैंड मोर चांसेस के ये अपना कहीं ना फुटहोल्ड बना के फेडरल गवर्नमेंट में आएंगे और ठीक। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लेंगे दोनों पार्टी. जी आमिर साहब. तो ब्रिगेडियर साहब के मुताबिक PMLN तो होगी रीजनल पार्टी, इसीलिए वज़ीर आज़म भी बन गया उनका. और PTI ज़ाहिर है वफाकी पार्टी थी, वो अब तकसीम होने जा रही है. और पीपल्स पार्टी ज़्यादातर वहाँ से लोग ले रही है जहाँ से गुजरांवाला और इधर से जहाँ से कोई बंदा नून का हारा नहीं था और वहाँ पे PTI सारी हार गई थी, वहाँ से ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं. साउथ पंजाब में बिल्कुल इनका एक टिल्ट रहता है. और इस दफ़ा 2018 के इलेक्शन में भी जो 3 सीटें आई थी पीपल्स पार्टी के पास, वो साउथ पंजाब से आई थी. स्टालवर्ट हारे भी थे, स्टालवर्ट जीते भी थे. हिना रबानी खर वहाँ से जीती थी, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी फैमिली, आपको पता है ना कि उनके बच्चे सारे हार गए थे शाह महमूद कुरैशी से. और जो वहाँ से मुल्तान से इस वक्त PTI के कुछ लोग जो नून के साथ टिकट पे जा चुके हैं, उनके साथ उनके बच्चे हार गए थे. ठीक है जी. और ये लोग ले रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि इनको अगर ख्याल आ रहा है कि वफाकी पार्टी पीपल्स पार्टी थी और उनकी लीडरशिप, ज़ाहिर है वो बाप का बेटा सुल्तान ही होता है, वो वज़ीर आज़म बनवा ले, उसे बादशाह बना ले बिलावल भुट्टो के लिए, तो उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि सियासी पार्टियों को रास्ता बने. जिस तरह बाकी पार्टियों को मार ढाल के डाउन किया गया था 17-18 की रिजीम चेंज में, अगर आज रास्ता कोई पार्टी लेती है तो कोई बुरी बात नहीं. चला जाता है, ज़ाहिर है कुछ हो जाती हैं चीज़ें. उन्होंने अपने लिए गड़ा खोदा खुद 9 मई को, बिल्कुल, ठीक है जी. और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री पे अटैक किया, जिसको अब लोग कहते हैं कि ये बेसिकली एक इनकलाब लाने की थी जो बगावत में बदल गई. और बगावत ज़ाहिर है नाकामी का नाम होता है. और वो आजकल सबके सामने है कि वो उनके लीडर्स और उनके साथ जो लोग अब हाथ मिला रहे हैं, जो लोग उनकी जो फितना पर्दरिया है उसको मिला के चला रहे हैं, आप यकीन मान लें कि इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे. आप सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से बाहर जाके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं किसी को बचाने के लिए, कि जहाँ 2-2, 2.5 साल जमानतें नहीं होती थी, आप केस से डिस्चार्ज कर रहे हैं लोगों को. ये सबका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि डाटा जो है ना कि कब कौन सा बंदा 500 रुपये में केस का फैसला कराता था, फिर उसका ओहदा बढ़ गया, कौन सा इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्टे देता है CDA के मुकाबले में, कौन सा बन्नी गाला में कब्जे करा रहा है. हर एक की हर चीज़ उनके पास है. जो आंखें बंद थी वो खुल गई हैं और पहुंचा दी गई हैं. ये नतायज आपको छोटे से लेके बड़े तक नजर आएंगे. एक बंदा शहर में इतनी भारी भारी वकीलों की फीसें ले रहा था इस शहर में कि अब वो कह रहा है कि बंदा जा रहा है तो उससे पहले मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ कि मुझे बाद में तो किसी ने नहीं रखना. ये सब चीज़ें डाटे पे आएंगी और सामने भी आएंगी. बातें शुरू हो गई हैं, हिसाब किताब होगा कि आपने जितनी अंधी मचानी थी ना, मचा ली है. अब आपका मुकाबला अपने दोस्तों से हो गया, तो फिर देखते हैं कि कब तक आप लड़ते हैं. जी अयाज साहब. मेरा ख्याल है पहले तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जज सारे PDM में शामिल हो जाएं. इनको बाजमात ऐलान कर देना चाहिए कि जो मतलब आप चाह रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी में चले जाएं? मैं बिल्कुल, इनको ज़रूरी है ना, वो ज़ाहिर है जो कोई फैसला करेगा उस तरफ वो लगता है कि जी वो चूँकि PTI के साथ है वो बायस्ड है, और जो इनके साथ खड़ा होता है, जो पहले ऐलान भी कर दे कि मैं मुकदमात से फारिग कर दूंगा, उससे बड़ा गैर जानबदार जज कोई नहीं होता इस मुल्क में, उससे ज़्यादा कादावर जज कोई नहीं होता. बाकी रही आपके जहाँ तक सवाल की बात है, जी पीपल्स पार्टी, तो आज की तारीख तक इस मुल्क का सबसे बड़ा जो फातेह है वो आसिफ अली जरदारी है. बिल्कुल सबसे क्योंकि बहुत पॉपुलर जमात है PMLN, इसलिए जरदारी साहब ने कहा लो जी वजारत उज़्मा ताड़ी
वजारत आला भी आपकी, और मरवा दिया उनको, मरवा वजीर दिया। खजाना भी आपका, मुझे तो सिर्फ एक वजारत ਇਹ खारजा ਨਾ दे ਹੋਵੇ दें। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। वजारत खारजा दे दें उसके लिए, आप बेटे के लिए, ताकि वो कैंपेन कर लें, वो इलेक्शन कैंपेन होती है ना। तो अभी तक के हालात ये हैं कि उन्हें क्या सी जी के गल पक्की हो गई, जी किस तरह कहता है साढ़े लो पक्की है, बस उधरों रह गई। सही है। तो अभी तक तो जरदारी साहब की तरफ से तो पक्की है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी देखें, हो सकता है इस दफा कोई वोटर ना निकले वो जमान पार्किए के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता अगले इलेक्शन में, या क्वाइट पॉसिबल है इसी इलेक्शन में लोग कोई इस तरह की वेव फिर चल जाए। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है आपने कोशिश करनी है, वो कर रहे हैं, बिल्कुल आप जारी रखें, उसके लिए आपका राइट है। लेकिन आज की तारीख में ये कह देना कि जी बस ये तो खत्म हो गए, अब हम आपस में बांट लेते हैं, देखते हैं कि जी इसको क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा, आज की तारीख में PMLN मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। वो जितना मर्जी ये कोशिश कर लेंगे, मेरे कायद वापस भी आ जाएंगे, सही। तो वो हालात मतलब नवाज शरीफ के वापस आने के बाद भी इनके लिए कोई फेवर में नहीं है। कायद वापस भी आके क्या कर लेंगे, मुझे ये बताए ना। ये हम जनाब उठा देते हैं, वो जी डॉलर देखो कितने आ गया, कमाल कर दी सागडार साहब ने, आज फिर 308 पे चला गया। सही। तो हालात इतने खराब हैं कि ये आम से इन पे काबू नहीं पाया जा सकेगा। ठीक। और अभी भी तमाम पॉलिसी मेकर्स से मेरी अपील होगी कि बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें कि इस मुल्क को, और फिर वही बात दोहराऊंगा कि रियासत फैसला करते हुए देखती है कि कम से कम नुकसान जिसमें हो वो रास्ता अपनाना चाहिए। बाकी वो सारे 15 मिनट्स। जी जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आई कैन दुआ ध्यान में रखें 15 मिनट्स के हैं। 15 नहीं 15 सेकंड्स। I've done. आज आमिर साहब ब्रिगेड साहब ने आज टी-शर्ट, ब्रिगेड साहब तुझे टी-शर्ट बड़ी सोहनी पाई है आज ना, आज ते 15 मिनट भी दान देते जा सकते हैं। राना तो टेक के बंदा उनकी गवर्नर हाउस की तैयारी च ने। ये सही कह रहे हैं आप जी। फैसल साहब, फिर आप तो बड़े लकी हुए, मतलब सिंध में आपकी जो हुक्मरान है, आप वही कौमी जमात बनने जा रही हैं और कह रहे हैं कि वही प्राइम इनकी तो मिनिस्टर फेवरेट है वैसे भी वो जमात, आपके वैसे भी फेवरेट हैं, तो कितनी खुशी हो आपको रही है पता है ना कि वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं तस्वीरें लगा के कि जो सिंध में दूध शहद की नहरें हैं, पंजाब रेडी हो जाए। लोग लगा रहे हैं ट्वीट्स पे। फैसल साहब, बात यह है कि असल में बात यह है कि अगर हमारे मुल्क में मक्कारी, एयारी, चलाकी, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना ही कोई कामयाबी का मेयार है तो ठीक है, किसको भी हम कामयाब करार दे दें। लेकिन मैं पहले सवाल पे आमिर साहब ने आपके सवाल पर एतराज़ किया था, मैं सवाल पे एतराज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके सवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पीपल्स पार्टी की पंजाब में ऐसी कौन सी साख थी, डूबी हुई साख जो अब बहाल हो जाएगी? ये तो हमारे लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मालूमात में पहले कौन सी साख थी पीपल्स पार्टी की? जहाँ उसकी 14 साल से हुकूमत है वहां तो वो अपनी साख बना नहीं सकी। जहाँ पे उसकी 14 साल से हुकूमत है वहां तो उसकी कोई साख नहीं आप है। जिस एंगल से साख की बात कर रहे हैं ना कि आवाम की खिदमत, वो तो फिर किसी की भी नहीं है ना फैसल साहब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर बहाल कौन सी होनी है? बात यह है कि किसी को गिराने के लिए अगर आप किसी ऐसे आदमी पे या ऐसी पार्टी पे हाथ रखेंगे तो अच्छे नताइज नहीं आएंगे। ठीक। जबरी तौर पे आप किसी भी इलाके में, क्या आज अगर मुस्लिम लीग नून क्या इतनी आसानी से सिंध में बैठ के मुस्लिम लीग की मरकजी लीडरशिप आके बैठ सकती है? यहाँ पे लोगों को तोड़ जोड़ कर सकती है? एक सवाल है, करके देखें नून लीग। ये पीपल्स पार्टी जो है वो अकल जो है वो ठिकाने लगा देगी। ठीक। आप उनको वहाँ इतना स्पेस दे रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप लोग पीपल्स पार्टी को कौमी जमात समझते हैं तो ठीक है, समझे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? चले आलमगीर जमात समझ लें, इंटरनेशनल जमात समझ लें। सही है। चले वही है कि जो ये नौ हमारे मई की ऊपर तरह ही पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी वो 9 मई वाले की तरह, अगर 9 मई भी किसी को नजर नहीं आ रहा, और 14 साल इसकी की हुकूमत की कारकर्दगी नजर भी नहीं आ नजर नहीं आ रही, रही। ये आपने सही बात की, इसी पे ब्रेक कारकर्दगी भी नजर नहीं आया यार। सही, माफ़ कीजिएगा, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे। PTI से बातचीत ना करने का दो टोक पैगाम हुकूमत की तरफ से। अब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए बगैर आइंदा इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे, ये हम सवाल रखेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़िम, पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि वो इलेक्शन से मुतल्लिक हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब इलेक्शन में उम्मीद ज़ाहिर की है कि सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ी राय से बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है कि सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इलेक्शन पर मुत्तफ़िक हो जाएंगी, मगर हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में जाने से इंतखाबी अमल नतीजा खेज साबित नहीं होगा। आमिर साहब, आपसे आगाज़ सवाल ये है, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए बगैर आइंदा इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए पीटीआई को मुज़ाकरात से बाहर रख कर इलेक्शन कराना मुमकिन होगा? देखें, ये तो तय होगा ना कि पीटीआई कौन सी होगी जिससे अब मुज़ाकरात होने हैं। पता चलेगा कुछ दिनों में मज़ीद। वो जो कहते नहीं थे शहबाज गिल साहब के रंदा फेर देंगे ऐसी, तो वो चल रहा है। किसके ऊपर क्या चलता है, कलंदरे में कौन आता है, रंदे में कौन आता है और बचता कौन है, फिर बात कर लेंगे। क्योंकि अब सबके नाम इमरान खान साहब इज्जत से लेने लग गए हैं। डीजल नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते, फलाने को कुछ नहीं कहते। लेकिन ना तब्दीली ये आई है असल में कि आपने जिस कौम को लीडरों की तज़हीक करना सिखाया, तज़हीक करना सिखाया और किसी को भी काबिल इज्जत नहीं रहने दिया, आज आप इस हद तक मजबूर हुए कि आप इज्जत से नाम लेने पे आए। ठीक है, तो थोड़ी सी अकल करें, माफी मांगे, कौम से माफी मांगे, लीडरों से टेलीफोन पे बात करें, रास्ते भी मिलेंगे, बात भी बनेगी। और अगर नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, आया साहब, देखिए बात तो शायद खाकान नवासी साहब की 100% ठीक है। जाहिर है आप चले जाएं इलेक्शन में, कोई इशू नहीं है। वो एक पार्टी के बगैर चले जाएं, जो आप अल्टीमेट रंदा फेरने जा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है, तो कोई बात नहीं, इलेक्शन तब भी हो जाएंगे, तब भी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन शायद वो पायदारी उसमें नहीं, हम नहीं। असल में ना तारीख का सबक ही है, हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अल्हम्दुलिल्लाह, बस एंजॉय करो। फैसल साहब, अच्छा देखिए, मुज़ाकरात हों या नहीं हो, इलेक्शन में टाइम ही कितना रह गया है। भाई एक साल इलेक्शन ना होने में अब क्या बचा है भाई? 1-2 महीने का ही तो फर्क रह गया है। अब मुज़ाकरात का तो टाइम जो है वो ओवर हो गया। अब मुज़ाकरात करने ना करने का इशू नहीं, उससे ज्यादा अहम तरीन मामला हैं। उससे अहम तरीन ज्यादा मामला है कि कौन हिस्सा ले सकेगा, कौन नहीं ले सकेगा, इलेक्शन जो है वो किस माहौल में होगा, ये ज्यादा अहम है। अब इलेक्शन के एक साथ होने का तो गेम ही खत्म हो गया। मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि मोडालिटीज वर्कआउट कर लें कि कैसे होने हैं, कौन फौज आएगी नहीं आएगी, कौन कैसे करेंगे, अदलिया से लोग होंगे या ब्यूरोक्रेसी से लोग होंगे, किस तरीके से करेंगे, पुरअमन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। जो पार्टी जब कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त वैलिड हैं, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आउट है वो आउट है। सही है जी। इलियास साहब, देखें जी, बिलावल साहब ने कहा था कि पहले वो माफ़ी मांगे तो मुज़ाकरात से पहले, या प्राइम मिनिस्टर साहब को टेलीफोन करें, वो जो उनकी शर्त रखी थी। तो अगर मुज़ाकरात में सीरियस हैं तो इन मसलों को छोड़ देना चाहिए, अपनी अना को छोड़ के मुज़ाकरात पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इलियास साहब आपने कहा, वक्त में बस खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।